हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वोल्टास 16 डिग्री सेल्सियस वाली मशीन। इन्वर्टर मशीन के अंदर जो भी एरर कोड आते हैं आप देख सकते हैं। हमारे सामने एरर कोड दिए हुए हैं E0, EE, E1, E2, E6, E8, E4, E3, F5, F6, F7, F8, F1, L3, L4, F2, F3, F4, L1, L2, P1, P2, P3, P4, प्रोटेक्शन P6, प्रोटेक्शन P7, प्रोटेक्शन P8 और P5। तो हम एक एरर कोड पे बात करेंगे कि जब भी कोई भी एरर आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं E0। आप देख रहे हैं E0 जब भी एरर आता है तो इसका मतलब होता है आउटडोर मेन बोर्ड एप्रॉम माल फंक्शनिंग एरर। तो अगर इसके अंदर इसका एप्रॉम आईसी का डाटा लॉस हो जाएगा तो उस केस में ये E0 एरर आएगा। तो इस केस में आप सबसे पहले मशीन को पावर स्विच ऑफ करेंगे, 3 मिनट का वेट करेंगे। 3 मिनट वेट करने के बाद दोबारा से ऑन करेंगे। यदि मशीन ऑन हो जाती है और एरर नहीं आता है तो मतलब कोई भी फ्लक्चुएशन हुआ था इस वजह से होगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है, फिर भी ये एरर आता है, तो उस केस में आप इंडोर पीसीबी चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो ये तो E0 एरर के लिए था। नेक्स्ट एरर हम बात करते हैं E0 आउटडोर एप्रॉम का था और ई इंडोर एप्रॉम का। एरर सेम रहेगा। अगर इंडोर की मेमोरी आईसी अगर डाटा लॉस होगा या फिर भी कुछ भी माल फंक्शनिंग होगी तो उस केस में मशीन ई एरर शो करेगी। तो सेम इसमें भी वही, पहले रीसेट करना है, पावर ऑफ करके 3 मिनट वेट करना है, उसके बाद फिर से स्टार्ट करना है। यदि एरर चला जाता है तो ओके, अगर एरर फिर से आ जाता है ई तो उस केस में आपको इंडोर पीसीबी चेंज करना होगा। नेक्स्ट E1 एरर। E1 एरर अगर इंडोर फैन मोटर आपकी काम नहीं कर रही है तो इस केस में E1 दो तरीके से एरर आता है। यदि फैन मोटर चल रहा है उसके बाद एरर, और फैन मोटर नहीं चल रहा है, तो दोनों केस में E1 एरर आ सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, अगर मोटर नहीं चल रहा है तो मोटर नहीं चलने के केस में फैन मोटर भी ख़राब हो सकता है और पीसीबी भी ख़राब हो सकता है, या फिर मोटर का बुश ख़राब होंगे तब भी है, उस केस में होता है। कैपेसिटर अगर ख़राब हो गया तब भी हो सकता है। ठीक है, कंट्रोल सर्किट जो आउटपुट वोल्टेज है वो नहीं जा रहा है या सिग्नल वोल्टेज नहीं आ रहा है, उस केस में आ सकता है। मोटर स्टक हो सकती है, मोटर फैन मोटर कनेक्टर उल्टा लगा सकते हैं, उस केस में आ सकता है। तो कैसे इसको चेक करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, री इंस्टॉल द मोटर और ब्लेड रिकनेक्ट द मोटर कनेक्ट फैन बैक कनेक्टर और मोटर। आपको मोटर कनेक्टर लगाना है, उसके बाद चेक करें। अगर फ्लो नहीं आ रहा है तो उस केस में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मोटर का रजिस्टेंस चेक करेंगे कि तीनों पिनों पे कुछ ना कुछ आना चाहिए। तीनों पिनों पे अगर रेजिस्टेंस आ रहा है दैट मीन्स आपकी मोटर ओके है। नेक्स्ट फिर आपको इसके अंदर आप 3 कलर कोड देखेंगे। एक वाइट कलर का मोटर का कलर कोड होगा, दूसरा एक कलर कोड होगा रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक वाले पे आप चेक करोगे तो वहाँ पर आपको मोर देन 100 वोल्टेज मिलना चाहिए। यदि 100 वोल्ट से कम आ रहा है तो कैपेसिटर वीक हो सकता है। यदि ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको इंडोर पीसीबी चेंज करना होगा। ठीक है, और फिर आता है फीडबैक सर्किट। उसी के पास देखेंगे फैन मोटर का छोटा सा सर्किट। आप यहाँ पर देख सकते हैं फैन बैक ऑफ मोटर। यहाँ पर आप फैन मोटर का ये फीडबैक सर्किट का कनेक्टर निकालने के बाद आप कॉर्नर की ये तीनों पिनों पे VCC और ग्राउंड पे चेक करेंगे तो 5 वोल्ट DC आपको मिलना चाहिए। यदि ये 5 वोल्ट DC अगर नहीं मिल रहा है तो PCB खराब है। तो इस केस में आपको PCB अगर 5 वोल्ट मिल रहा है और मोटर नहीं चल रही है, एरर आ रहा है, तो उस केस में मोटर रिप्लेस करनी होगी। नेक्स्ट E2 एरर। E2 एरर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन की वजह से होता है। तो जब कभी भी E2 एरर आता है तो इस केस में भी सबसे पहले आपको रीसेट करना होता है, क्योंकि कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसमें कॉज ऑफ मालफंक्शनेशन दिया है, मे बी वन कंपोनेंट ऑफ फैन जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन सर्किट इज नॉट ओके, मोस्टली इट्स ब्रोकन बाई क्रैश और फॉल ऑफ, मतलब पीसीबी गिरने की वजह से डैमेज हो सकता है। तो देखना है चेक इफ देयर इज एनी डैमेज ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन ऑल रेड सर्कल। आप देख सकते हैं ये रेड कंपोनेंट का अंदर ये कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, तो इस केस में भी आ सकता है। अगर ये डैमेज है तो इस केस में आपको इंडोर पीसीबी रिप्लेस करना होगा। नेक्स्ट आता है E6 एरर। E6 एरर मोस्टली कम्युनिकेशन एरर की वजह से आता है। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है मशीन का CPU कोड। यदि CPU कोड अगर मिसमैच हो रहा है तो उस केस में मशीन E6 एरर आएगा या E8 एरर आएगा। CPU कोड के बाद आपको वायरिंग चेक करना होता है कि आपका जो वायरिंग है LNS का सीक्वेंस
सेम है या नहीं सही, कहीं अगर वो मिसमैच होगा तब भी ऐसा हो सकता है। फिर लास्ट में आपको चेक करना होता है कि इंडोर और आउटडोर के बीच के जो केबल लगी वो कहीं से ब्रेक तो नहीं है या शॉर्ट तो नहीं है। फिर उसके बाद आपको देखना होता है कि कहीं कोई रिएक्टर जो लगा होता है कंप्रेसर के बगल में, आप जिसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं बट वो ट्रांसफार्मर नहीं होता, वो रिएक्टर होता है, तो रिएक्टर का वायर अगर निकला होगा तब भी कम्युनिकेशन एरर आएगा। उसके बाद फिर अगर इंडोर पीसीबी से कम्युनिकेशन वोल्टेज नहीं आ रहा होगा तब भी ऐसा होगा, और अगर आउटडोर पीसीबी का कम्युनिकेशन फेल होगा तब भी ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, लाइन और न्यूट्रल पे चेक करेंगे, वोल्टेज आना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रल और सिग्नल पे चेक करेंगे, यहाँ पर अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर आपको 0 वोल्ट मिल रहा है तो मे बी पीसीबी शॉर्ट हो सकती है या मे बी इंडोर पीसीबी भी फेल हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, सिग्नल वाला वायर आउटडोर से डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद न्यूट्रल और सिग्नल वाले वायर पे आप चेक करेंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ फिक्स वोल्टेज आनी चाहिए। अगर फिक्स वोल्टेज आ रही है दैट मीन्स आपका इंडोर पीसीबी कम्युनिकेशन वोल्टेज दे रहा है और आउटडोर पीसीबी कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है। तो इस एरर आप इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट E8 एरर, सेम E8 एरर अगर आउटडोर के अंदर कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा तब ऐसा आ सकता है, या रिएक्टर का वायर निकला होगा तब आ सकता है, या रिएक्टर फेल होगा तो उस केस में कम्युनिकेशन एरर आ सकता है। रिएक्टर को चेक करने के लिए आप कॉन्टिन्यूटी मोड पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट E4 यदि इंडोर के अंदर अगर एयर सेंसर या रूम एयर सेंसर जिसको हम बोलते हैं अगर वो डिस्कनेक्ट हो चुका है या वो फेल हो चुका है तो उस केस में ये एरर आएगा। तो आपको चेक करना है, सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस चेक करना है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 किलो ओम दिखाना चाहिए। जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाएंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। जनरली हम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे चेक करते हैं कस्टमर के वहाँ, तो वहाँ पर आपको 7-8 किलो ओम का शो करना चाहिए। तो आप मल्टीमीटर को 20K पे सेट करके इसको चेक कर सकते हैं। यदि सेंसर आपको सही मिल रहा है देन आपको जिस जगह से आपने सेंसर को डिस्कनेक्ट किया है वहाँ पर आपको 5 वोल्ट डीसी चेक करना होता है। यहाँ आप देख रहे हैं एम्बिएंट सेंसर के जहाँ इस पॉइंट पे आप 5 वोल्ट डीसी चेक करेंगे, अगर 5 वोल्ट डीसी आ रहा है तो इंडोर पीसीबी ओके है, सेंसर खराब है। सेम इसी तरीके से आप पांचों सेंसर चेक कर सकते हैं। E3 में भी सेम इसी तरीके से आप सेंसर को चेक करेंगे और 5 वोल्ट डीसी चेक करेंगे। ये भी 10 किलो ओम का सेंसर होता है। इसके बाद F5 डिस्चार्ज सेंसर अगर फेल होता है तो उस केस में डिस्चार्ज सेंसर जो हमारा होता है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू का होता है। तो डिस्चार्ज सेंसर को 50 किलो ओम पे 50 किलो ओम का होता है, तो ये जनरली आपको 20 किलो ओम पे शो नहीं करेगा क्योंकि आपके मीटर में जनरली 20 किलो ओम आता है। तो इसके लिए आपको हैवी रेंज का मल्टीमीटर लेना होता है जिसमें 2 किलो ओम तक का वैल्यू हो। तो इसको जब भी चेक करेंगे तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास में टेम्परेचर जो आपका क्लाइम मीटर है उसमें 20K है तो वो वहाँ पर आपको ओपन दिखाएगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, कस्टमर से बोलेंगे कि थोड़ा सा गर्म पानी दीजिए। तो आप जैसे ही उसको गर्म पानी में 60 डिग्री या 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आएंगे तो टेम्परेचर सॉरी जो रेजिस्टेंस होगा वो डाउन हो जाएगा। तो उस केस में आप चेक कर सकते हैं। अगर सेंसर की रेजिस्टेंस सही मिलती है तो उस केस में आप वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज 5 वोल्ट डीसी नहीं आ रही है तो पीसीबी खराब है। नेक्स्ट इसी तरीके से आप आउटडोर का कॉइल सेंसर भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी ये 10 किलो ओम का होता है। सिर्फ आउटडोर का डिस्चार्ज सेंसर होता है वो 50 किलो ओम का होता है, बाकी सारे सेंसर 10 किलो ओम के होते हैं। उसके बाद अगर F1 का एरर आ रहा है तो कंप्रेसर स्टार्टिंग एबनॉर्मल हो सकता है। तो इस केस में कंप्रेसर केबल बिटवीन कंट्रोलर एंड कंप्रेसर डिस्कनेक्ट, यदि जो UVW का वायर है कंप्रेसर और पीसीबी के बीच में अगर कहीं से लूज कनेक्शन होगा या कोई वायर कट होगा तो उस केस में भी आ सकता है। केबल वायर बर्न होगी तो उस केस में भी आ सकता है। तो आपको देखना है कि जो पीसीबी से वायर निकल रही है वही मेन सेम पॉइंट आपके कंप्रेसर में लगे हुए हैं, वो कहीं इंटरचेंज तो नहीं है, कनेक्शन मिसमैच तो नहीं है, सीक्वेंस अलग तो नहीं है, ये सीक्वेंस क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर वायरिंग गलत होगा तब भी ये एरर आएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, सीक्वेंस चेक करना है, कनेक्टर चेक करना है, कंप्रेसर के टर्मिनल का सीक्वेंस चेक करना है। उसके बाद कंप्रेसर ड्राइव एरर, इसमें भी सेम वही चीज़ें चेक करनी है। F1 भी आ सकता है और L3 भी आ सकता है, तो दोनों में सेम प्रोसेस है। उसी तरीके से आपको सेम डायग्नोस प्रोसेस चेक करना है। अगर L4 एरर आ रहा है तो उस केस में पीसीबी के ऊपर आप देखेंगे एक आप वाइट कलर का रजिस्टर देख रहे हैं,
ये रेजिस्टेंस जो होता है R52, R60, R78 और R115, अगर ये ब्रोकन होगा, जो रेड कलर के सर्किट में आप देख रहे हैं, तो उस केस में भी L4 आ सकता है, ठीक है। और UVW के कनेक्शन मिसमैच होंगे तो उस केस में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। F2 कंप्रेसर आउट ऑफ स्टेप फॉल्ट। अगर कंप्रेसर का जो भी पैरामीटर होता है, यहाँ पर बहुत सारी लिमिट्स होती है। अगर कंडेंसर कॉइल आपका रस्टी हो जाएगा तो कंडेंसर कॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उस केस में मशीन कंप्रेसर का जो आउट ऑफ स्टेप्स होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आउटडोर अगर गंदा होगा तो उस केस में दिक्कत आएगा, या फिर पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम होगी तो उस केस में दिक्कत आएगा। तो सबसे पहले कंडेंसर कॉइल को आप क्लीन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो कंडेंसर कॉइल की वजह से, यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर आउटडोर पीसीबी आपको चेंज करना होगा। आईपीएम माल फंक्शनिंग करेगा। आईपीएम माल फंक्शनिंग के रीजन क्या होते हैं? यदि जो आप आईपीएम मॉड्यूल जो हीट सिंक लगी होती है, आप देखेंगे पीसीबी के नीचे एल्युमिनियम का एक हीट सिंक लगा होता है, यदि वो ज़्यादा हीट हो जाएगा तो वो माल फंक्शनिंग करता है, ओवर तो उस केस में आएगा। वोल्टेज अगर सडन अप डाउन हो रहा है तो उस केस में आएगा, ठीक है। ये 3 मिनट बाद उसको चेक करेगा। प्रेशर डिफरेंस, मतलब आप बार बार मशीन को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो उस केस में भी आ सकता है, ठीक है। तो और पीसीबी ख़राब होगा तो उस केस में भी आ सकता है। तो अगर आपको आईपीएम चेक करना है तो आईपीएम को आप डायोड मोड पे चेक कर सकते हैं। डायोड मोड पे जब भी चेक करेंगे, निगेटिव पीसीबी में कहीं पर भी आप निगेटिव ले लीजिए और यूवीडब्ल्यू चेक कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको 0.3 से 4.7 वोल्ट के बीच में मिलना चाहिए। ये कंप्रेसर सेल ओवर प्रोटेक्शन मशीन के अंदर जितने भी प्रोटेक्शन एरर होंगे ये आएंगे। P1 आउटडोर मशीन एसी करंट प्रोटेक्शन आएगा। ये सारे प्रोटेक्शन एरर हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा बने रहे। प्रोटेक्शन अगर मशीन की कंडीशन चेंज होने पे अपने आप हट भी जाते हैं। अगर इसको कभी आपको चेक करना है, ये प्रोटेक्शन एरर डिस्प्ले पे शो नहीं करेंगे। प्रोटेक्शन को चेक करने के लिए आपको रिमोट से वाईफाई का बटन 8 बार प्रेस करना होगा। जब 8 बार आप प्रेस करेंगे तभी ये प्रोटेक्शन एरर चेंज होगा, चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सारे प्रोटेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर भी अगर किसी रीजन से आईपीएम के ऊपर जो हीट सिंक लगा है अगर उसको आप निकाल देते हैं और उसके ऊपर पेस्ट लगा होता है, उसको अगर हटा देते हैं तो उस केस में ये प्रोटेक्शन एरर आता है, या फिर उसके ऊपर डस्ट आ चुकी है तो इस तरीके से आ सकता है। यदि आपको किसी भी एरर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जनरली जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक मशीन है वोल्टास का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फुल मोड में मशीन चल रही है जिसमें टेम्परेचर है यार रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और हमने जो सेट कर रखा है टर्बो मोड पे, वो टर्बो मोड पे बाय डिफ़ॉल्ट 14 डिग्री सेल्सियस ले रखा है। एवापोरेटर का टेम्परेचर 18 डिग्री है। फ़ैन लेवल हाई है। फ़ैन आरपीएम 1250 जा चुका है। सक्शन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। टीए यानी एम्बिएंट टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस। कंडेंसर का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है। डिस्चार्ज टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस है। इसका फ़ैन लेवल हाई है। आउटडोर फैन लगभग 300 आरपीएम पे चल रहा है। फेस करंट 2 एम्पियर है। डीसी बस वोल्टेज जो चल रहा है 332 वोल्टेज चल रहा है। एसी करंट 3 एम्पियर पे मशीन चल रही है। जो वोल्टेज आ रहा है कस्टमर के वहाँ 236 वोल्ट आ रहा है। आईपीएम टी आईपीएम है, जो आईपीएम हीट सिंक लगा हुआ है उसका टेम्परेचर बता रहा है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बता रहा है, अभी आप देख सकते हैं टारगेट F30 है और सेट जो है F7 है, क्योंकि यहाँ पर टीए लिमिट लगी हुई है। यदि ये लिमिट टेम्परेचर इसलिए 30 डिग्री से नीचे आ जाएगा तो ये फ्रिक्वेंसी को डाउन कर देगा। फ्रिक्वेंसी 58 पे चल रहा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है एरर कोड से रिलेटेड या मशीन से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।